हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्षा की क्लास। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। तो जैसे कि हेडिंग है इस चैप्टर की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो हम बात करने वाले हैं एनिमल्स की कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं। अब न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमें फूड कैसे मिलता है, मतलब फूड हम कैसे खाते हैं, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। फूड में ऐसा क्या होता है जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। जैसे चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स था आपका चैप्टर नंबर 1, तो उसमें क्या देखा था हमने कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। प्लांट्स क्या करते थे? अपना खाना खुद बनाते थे, ठीक है। अपने सर्वाइवर के लिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे कैसे वो बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में देखी हुई हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है कि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना किस तरीके से, भाई हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, बट हाँ हमें डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे या फिर दोनों पे ही, ठीक है। अपने खाने के लिए हम डिपेंड करते हैं। तो हमें फूड कहाँ से मिल जाता है? प्लांट सोर्स से भी मिल जाता है और एनिमल सोर्स से भी मिल जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो या तो प्लांट्स पे डिपेंड करता है ह्यूमन और एनिमल्स, या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करता है, बट वो एनिमल भी कहीं ना कहीं प्लांट्स ही खाता है। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब इस फूड में क्या क्या होता है, तो क्लास 6 का जो चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो कि फूड में होती हैं और हमारे बॉडी को इन्हीं न्यूट्रिएंट से मतलब होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने रोटी खाई तो आपकी बॉडी को पता चल गया अच्छा इसने आज रोटी खाई है, आज इसने समोसा खाया है, आज इसने पिज़्ज़ा खाया है। बॉडी को मतलब नहीं है आप क्या खा रहे हो। बॉडी को मतलब है ये 5-6 चीज़ों से। बॉडी को इतना ही समझ आता है आपके खाने में ये 5-6 चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बॉडी को चाहिए कि आप ये न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। अब ये न्यूट्रिएंट्स आ गए बॉडी में, तो इन न्यूट्रिएंट्स के साथ अब आप आगे कैसे बॉडी प्रोसीड करती है, क्या करती है इन न्यूट्रिएंट्स का? आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, क्या किया बॉडी ने उसका? प्रोटीन खाया, फैट खाया, अब आगे क्या होता है? ये चैप्टर एग्जैक्टली इस पे बात होगी इस चैप्टर में कि अब आपकी बॉडी कैसे आगे फंक्शन करती है। जब ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करती है आपकी बॉडी, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कहाँ कहाँ खाना ट्रैवल करता है आपके शरीर में। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जितने भी ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड हैं, यानी ये जो 5-6 चीज़ों की जिनकी हमने बात करी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। क्या मतलब है इसका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों कहा जा रहा है? तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपना नाम बताओ, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, आप अपना नाम बता दोगे फटाफट से। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपना नाम बताओ, लेकिन बेटा उससे पहले अपने पापा का नाम बताओ, और पापा के नाम के बताने के बाद आप बताओ कि पापा क्या करते हैं। और जब आप ये बता लोगे तो फिर आप बताना कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल में पढ़ने के बाद फिर आप अपना नाम बताना और उसके बाद अपनी मम्मी का नाम बताना। तो क्या हो गया? अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले क्या बताना, बाद में क्या बताना, क्या बताना अल्टीमेटली। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। तो आपकी बॉडी में भी इसी तरीके से एक न्यूट्रिएंट जाता है, सपोज कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी के लिए वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वैसे का वैसा ही डाइजेस्ट नहीं होगा। आपकी बॉडी उस पर फंक्शन करेगी, रिएक्ट करेगी, उसको तोड़ेगी। तोड़ेगी किस में तोड़ेगी? इनटू दी सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ के, और फिर उसको यूटिलाइज करती है बॉडी। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गेट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि यहाँ पे इमेज में ये दिख रहा है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है।
ये क्या है, पूरा एक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है ना, कई सारे चेन्स में ये मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब क्या है, इसको ब्रेक कर दिया किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। यहाँ पे क्या है, ये सिंपल, कई सारे छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है खाना आपका। अब बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेशन होता कैसे है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हर एक की बॉडी में डिफरेंट होता है। बॉडी से मेरा मतलब है कि सपोज़ ह्यूमंस हैं, वो किसी तरीके से खाना खाते हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी कई टाइप के एनिमल्स हैं, या बर्ड्स हैं, है ना, या रेप्टाइल्स हैं। तो अलग अलग जो कैटेगरी है स्पीशीज़ की, तो उन सभी कैटेगरीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस अपना खाना कैसे टेक करते हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट गिवन है, ये स्टार फिश के बारे में है। तो क्या मेंशन है यहाँ पे, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, इस तरीके से बना होता है, इसके अंदर एनिमल होता है, इस एनिमल को वो स्टारफिश खाती है। तो अब ये जो शेल है ऊपर, जो कवरिंग है, ये बहुत हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, हार्ड होती है। इसको ओपन करती है स्टारफिश, और फिर स्टारफिश के अंदर से उसका स्टमक पॉप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस एनिमल को, जो कि इस शेल के अंदर है, इसको वो इनगल्फ कर लेती है स्टारफिश, ठीक है, और फूड जो है, जो एनिमल खाया है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हमारे शरीर में तो ऐसा नहीं होता है। तो वही मैंने बताया, ये अलग अलग जो कैटेगरीज़ हैं स्पीशीज़ की, उनमें सब में अलग अलग प्रोसेस फॉलो होता है। हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम कहाँ से खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। अब माउथ के बाद वो फूड ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है वो देखते हैं। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पहले इसको हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये माउथ है, और माउथ मतलब कि माउथ का जो एरिया होता है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में बेसिकली आपके टीथ आ जाते हैं, आपकी टंग आ जाती है। तो बक्कल कैविटी से आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। और टीथ का क्या काम होता है, खाने को च्यू करना, और फिर टंग उसको पुश करती है, हेल्प करती है इन च्यूइंग, और फिर वो खाना आगे ट्रैवल करता है तो फिर वो एक फूड पाइप में जाता है। ये एक लॉन्ग जो कैनाल दिख रही है, फूड पाइप, ट्रैक्ट है बेसिकली, इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। तो फिर खाना आ गया आपका फूड पाइप पे। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ मूव कर जाता है, स्टमक पे। दिस इज़ स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे डाइजेशन होता है, एंड फाइनली थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन खाना, जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो ये जो पूरा जो एक ट्रैक्ट है, इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। सबसे पहले जो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से। और जो अनयूज्ड पार्ट है, जो वेस्ट पार्ट है फूड का, वो सारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वॉन्डेड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल। एक कैनाल होती है, एक पैसेज होता है, उसमें से हमारा जो फूड है, जो भी हमने खाया होता है, वो ट्रैवल करता है। शुरुआत कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से होती है। अभी डायग्राम में हमने देखा बक्कल कैविटी से शुरुआत होती है, और एंड कहाँ पे होता है, अनस पे, ठीक है। तो इस कैनाल के क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले बक्कल कैविटी, फिर सेकंड नंबर पे आता है फूड पाइप या ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द सिक्स्थ वन इज अनस। तो ये मेजर कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ से फूड ट्रैवल करता है। और ये पूरा जो कनाल है, जो पूरा पैसेज है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री
कनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इस पैसेज में आपने देखा होगा डायग्राम में कि कुछ ग्लैंड्स भी दिख रहे हैं आपको, है ना। सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए या पेनक्रियाज हो गया, लिवर, गॉल ब्लैडर। तो इनका क्या रोल है? इनका रोल होता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करना। डाइजेशन जब हो रही होती है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो रहा होता है ना, कन्वर्जन जो हो रहा होता है, वो इन जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता जाता है। तो ये जो सपोर्टिंग ग्लैंड्स होते हैं, एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को ईजी बनाते हैं। तो अब जो पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ साथ ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये जब पूरा मिलके ऑल टुगेदर, इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो आपकी बॉडी में जैसे सेवरल सिस्टम्स रन करते हैं ना, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो जितने भी ये सिस्टम्स हैं, तो उसमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस दी ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस। साथ साथ में जो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं लाइक सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड रेक्टम। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं, ये मिला करके और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जब कंबाइन कर देते हैं तो मिल करके बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कंपार्टमेंट है ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। सबसे पहले फूड कहाँ से हम लोग इनटेक करते हैं? थ्रू आवर माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, या अपनी बॉडी में सबसे पहले जब आप फूड खाते हो, अपने मुंह में जब आपने फूड का इनटेक किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं इंजेशन। सो इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू योर बॉडी। अब क्या होता है? फूड आ गया मुंह में। नाउ वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। सो मैकेनिकली अब खाने को पहले सब आपने एक बाइट लिया, वो एक बड़ा फूड का जो है एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। अब उसको सबसे पहले क्या होगा? दांत उस पर काम करेंगे, टीथ आपके, वो क्या करेंगे? फूड के बिगर पीस को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ चूइंग, ठीक है। आप चबाते हो जब खाना, तो क्या होता है? बड़ा बाइट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो टूथ जो है आपके, टीथ जो हैं आपके, वो गम्स में फिट होते हैं ना, मसूड़ों में अटैच रहते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हर एक जो दांत है उसकी जो बनावट है वो डिफरेंट है, ठीक है। और जो दांत हैं उनके अपने अलग अलग रोल हैं। अब टीथ का अरेंजमेंट और कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। फिगर नंबर 2.3 सबसे फ्रंट में, सो दिस इज़ द लोअर जॉ। 2 जॉज होते हैं, ठीक है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ में ऐसे यहाँ पे टीथ होते हैं आपके, और ऐसे ही लोअर जॉ में भी टीथ होते हैं। सो दिस इज़ लोअर जॉ। तो सबसे पहले जो फ्रंट में 4 टीथ होते हैं, ये कौन से होते हैं? इंसिजर, ठीक है। 1 2 3 4 इंसिजर्स। इंसिजर्स का काम क्या होता है? टू बाइट द फूड आइटम। जो भी आप फूड खा रहे हो उसको काटने का काम क्या कौन करता है? इंसिजर्स। सो इंसिजर्स के एक जॉ में 4 टीथ होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में 2 एंड राइट साइड में 2। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है वो होता है केनाइन। 1 इन द लेफ्ट साइड एंड 1 इन द राइट साइड। सो टोटल एक जॉ में कितने टीथ हो गए? 2। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। ओके, सो केनाइन का क्या रोल होता है? ये जो सेट ऑफ टीथ है ये बहुत शार्प होता है, नुकीले होते हैं ये दांत। इनका काम क्या होता है? टू टीयर द फूड, मतलब
फाड़ना, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो ये क्योंकि बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तो ये खाने को टीयर करते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ जो आते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के अगेन एक जॉ में 4 टीथ्स अवेलेबल होते हैं, 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 इन द राइट हैंड साइड। उसके बाद आते हैं मोलर्स। तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स दोनों का काम क्या होता है? टू ग्राइंड, टू च्यू द फूड। पूरी तरीके से फूड आइटम को च्यू करने का काम, ग्राइंड करने का, पीसने का काम जो करते हैं वो प्री मोलर्स और मोलर्स करते हैं। प्री मोलर्स हमने बात कर ली कि टोटल 4 टीथ होते हैं एक जॉ में। मोलर्स में 3 टीथ इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 इन राइट हैंड साइड। सो टोटल 6 टीथ होते हैं एक जॉ में। तो अगर हम एक जॉ की बात करें तो 4 इंसीजर्स, 2 canines, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। जैसे बिल्कुल हूबहू सेम जो अरेंजमेंट होता है वो आपका अपर जॉ में भी होता है। सो अपर जॉ में भी 4, 2, 4, 6 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सो टोटल टीथ कितने हो गए? कटिंग एंड बाइटिंग में हमने बात करी कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। लोअर जॉ में कितने हो गए इंसीजर्स? आगे जो फ्रंट में होते हैं 4। सिमिलरली अपर जॉ में भी कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 8। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ मीन्स जो शार्प टीथ मैंने बताया, नुकीले जो होते हैं, कैनाइन। लोअर जॉ 2, सिमिलरली अपर जॉ 2, सो टोटल 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ यानी प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर कितने होते हैं? 4 इन दी अपर जॉ, लोअर जॉ एंड 4 इन दी अपर जॉ, सो टोटल 8। एंड मोलर्स कितने हो गए? 6 इन दी लोअर जॉ, 6 इन दी अपर जॉ, सो टोटल 12। अब अगर आप इन टोटल टीथ को अगर आप काउंट करोगे सो इट इज़ गोइंग टू बी 32। Milk teeth and permanent teeth. Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. तो एक इन्फेंट के सबसे पहले जो टीथ होते हैं उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जब बच्चे 6 से 8 साल के बीच में होते हैं तो ये मिल्क टीथ अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट टीथ। ठीक है, अब इन मिल्क टीथ की जगह जो सेकेंड सेट आता है टीथ का वो कौन सा होता है? परमानेंट टीथ होते हैं वो। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम तक रहते हैं इफ़ इन केस कोई डेंटल डिजीज़ है या ओल्ड एज में फिर ये फॉल ऑफ करते हैं। आवर माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट सलाइवा। तो हमारे माउथ में हमें पता चल गया कि टीथ होते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? दे सेक्रीट सलाइवा। सलाइवा मीन्स थूक, जो आपके मुंह में लार बनती है, थूक बनती है, उसको सलाइवा कहते हैं। क्या हेल्प होती है सलाइवा से? सलाइवा जब हम खाना च्यू करते हैं तो खाने की च्यूइंग में हेल्प करती है। खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है और उससे डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन। और सलाइवा सेक्रीट कौन करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो क्या हेल्प करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो हम अब एक एक्टिविटी में देखेंगे। एक्टिविटी 2.3। तो इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है? यू हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं इस तरीके से। एक को लेबल कर देना है A और दूसरे वाले को लेबल करना है B। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ राइस, बॉइल्ड राइस। जो A टेस्ट ट्यूब है उसमें बॉइल्ड राइस 1 टेबलस्पून उसमें डालना है और टेस्ट ट्यूब B में भी बॉइल्ड राइस डालना है, बट उसको च्यू करने के बाद डालना है। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स उसको च्यू करना है बॉइल्ड राइस को और टेस्ट ट्यूब बी में उसको डाल देना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में 3 से 4 ml पानी डालना है।
Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. तो अब बात करते हैं आयोडीन सोल्यूशन क्यों डाला जा रहा है इसमें। बिकॉज एक टेस्ट होता है फॉर टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड आइटम। अगर हमें ये पता करना हो कि किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उस फूड आइटम पे आयोडीन सोल्यूशन, डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालना होता है 2-3 ड्रॉप्स। अगर उस फूड आइटम का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। अब कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है स्टार्च। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है ये स्टार्च को टेस्ट करने के लिए होता है कि फूड में स्टार्च है या नहीं है। जैसे राइस है, राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म स्टार्च होता है। तो अब क्या हुआ इस एक्टिविटी में कि जिस टेस्ट ट्यूब में यानी टेस्ट ट्यूब ए में बॉयल्ड राइस डाले गए थे विदाउट च्यूइंग, उसमें जब आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो उस फूड आइटम का मतलब बॉयल्ड राइस वाला जो कंटेंट है उसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च अवेलेबल है। बट जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें भी बॉयल्ड राइस हैं, बट वो च्यू करने के बाद उसमें डाले गए हैं। अब जब टेस्ट ट्यूब बी में आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो उसका कलर टर्न नहीं हुआ ब्लू ब्लैक में। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है द सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो सलाइवा हमारे माउथ में अवेलेबल होती है ये क्या करती है, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा हमारे माउथ में अवेलेबल है ये ऑलरेडी फूड आइटम पे काम कर चुकी है। जब आप खाने को चबा रहे हो और अगर आपने जो खाया है उसमें स्टार्च है, तो सलाइवा जो आपके माउथ में अवेलेबल है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगी शुगर्स में। क्या कर देगी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगी सिंपल सब्सटेंस में। स्टार्च एंड शुगर बोथ आर दी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट हाँ, जो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, उसको तोड़ना है अब बॉडी को फर्दर, तो उसको थोड़ा सिंपल कर दिया सलाइवा ने, उसको ब्रेक कर दिया शुगर में। इसीलिए कह देते हैं ना कि डाइजेशन स्टार्ट्स एट आवर माउथ। जितना अच्छा आप खाने को च्यू करते हैं, जितना ज़्यादा सलाइवा मिक्स होता है आपके खाने में, उतना ही प्रॉपरली आपका डाइजेशन होता है और शुरुआत हो जाती है माउथ से। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि सलाइवा ब्रेक्स डाउन या कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। नाउ the tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity। हमारे माउथ जो जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी के एंड में एक मस्कुलर ऑर्गन अटैच होता है, टंग, हमारी जीभ। ठीक है, ये जीभ क्या है, ये भी हमारे बकल कैविटी का एक पार्ट है। जैसे टीथ हैं, जैसे पैलेट है और जैसे सलाइवा है, उसी तरीके से टंग भी एक पार्ट है हमारे बकल कैविटी का। इट इज़ फ्री एट दी फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो सामने से ये फ्री होती है, सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात जब करते हैं तो इस टंग की हेल्प से ही हम बात कर पाते हैं। ठीक है, बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। तो इसका एक और से इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि जब हम खाना च्यू करते हैं विदाउट टंग ये पॉसिबल ही नहीं होगा, खाने में अच्छे से सलाइवा मिक्स हो पाती है। किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से। ऑल्सो टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स का क्या काम होता है? जो हम खाना खाते हैं ना उसमें जो भी हमें टेस्ट आता है, स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर, ये 4 टेस्ट होते हैं ना। हमें कोई खाना मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है, तो ये सब कैसे पता चलता है? टंग की हेल्प से पता चलता है। तो टंग में टेस्ट बड्स कैसे कैसे अवेलेबल होते हैं? सबसे फ्रंट में जो टेस्ट बड का एरिया होता है, टेस्ट बड्स होते हैं टंग के बिल्कुल फ्रंट में, टिप में क्या होता है, यहाँ से क्या पता चलता है? स्वीट टेस्ट आपको पता चलता है। ओके, साइड्स में आफ्टर स्वीट टेस्ट, साइड्स में कॉर्नर में टंग के सॉल्टी, ये जो 2 साइड्स हैं ये यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आपको समझ में आता है। सॉल्टी टेस्ट के पीछे जो टेस्ट बड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे सार टेस्ट आपको समझ में आता है। और टंग के बिल्कुल बैक साइड पे जो एरिया होता है यहाँ पे बिटर टेस्ट बड्स अवेलेबल होते हैं। टंग की हेल्प से हम बात कर सकते हैं, टंग की हेल्प से हम खाने को च्यू कर सकते हैं प्रॉपरली, टंग की हेल्प से ही हमें टेस्ट पता चलते हैं खाने के। नाउ स्वीट्स एंड टूथ डिके।
नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं बट वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। हावेवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ एंड आफ्टर ईटिंग और ईटिंग समथिंग स्वीट, ये बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। अगर हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद हम अपना माउथ क्लीन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नहीं थे बट वो ग्रो करने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया break down the sugar present from the leftover food and release acids। अब क्या हो, हमारे मुंह में जो खाना रह गया है उसको उस पे काम करते हैं और इस शुगर को ब्रेक कर देते हैं और क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। The acids gradually damage the tooth। अब इस एसिड से होता क्या है, हमारे दांतों में डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं टूथ डिके, मीन्स दांत जो हमारे सड़ने लग जाते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि हमारे दांतों के बीच में लेफ़्ट ओवर फूड रह गया है, कुछ खाना बच गया और उस पर बैक्टीरियाज उस पर ग्रो करने लग गए, उसको चेंज कर दिया एसिड्स में जो लेफ़्ट ओवर फूड था, और इन्हीं एसिड्स की वजह से अब हमारे दांत सड़ने शुरू हो गए। तो इसको कह देते हैं टूथ डिके। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss। तो अगर इसको सही समय पे नहीं इसका ट्रीटमेंट किया गया तो बहुत टूथ एक होता है। सिवियर टूथ एक मीन्स दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और बहुत सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि टूथ का लॉस ही हो जाता है, दांत जो है वो टूट करके गिर जाता है। तो मेजर कल्प्रिट्स टूथ डिके के क्या क्या होते हैं आज की डेट में? चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, शुगर के प्रोडक्ट जितने भी ये बच्चे खाते हैं तो उनसे टूथ डिके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आगे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वन शुड ऑलवेज क्लीन द टीथ ट्वाइस, है ना, आफ्टर हैविंग फूड, आफ्टर हैविंग every meal you should clean your mouth properly. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। क्या मतलब है इसका? जब आप खाना खाते हो और अगर बहुत तेज़ी से खा रहे होते हो या खाते वक्त आप बात करते हो, हंसते हो, तो क्या होता है, कई बार आपको खांसी आने लगती है, हिकअप्स, हिचकी आने लगती हैं, है ना। चोकिंग सेंसेशन मीन्स गले में ऐसा लगता है कि खाना अटक रहा है। This happens when food particles enter the windpipe। तो हमारे माउथ से खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, है ना। उसके लिए एक अलग जोन है, फूड पाइप बना हुआ है। फूड पाइप के रास्ते वो स्टमक तक पहुँचता है। फूड पाइप के जस्ट बगल में ही जो पाइप अवेलेबल होती है वो होती है विंड पाइप, जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती है। जब आप खाना खाते वक्त किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, हंसने लगते हो, बात करने लगते हो, तो वो खाना सडनली विंड पाइप में चला जाता है। जैसे ही विंड पाइप में चला जाता है तो आपको चोकिंग सेंसेशन फील होता है, मीन्स ऐसा लगता है अटक रहा है खाना। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। और जैसे मैंने बताया कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है, तो सांस आ जा रही होती है फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स, नाक से लंग्स तक। इट रन्स एडजेसेंट टू फूड पाइप, ठीक है, बगल में होती है पाइप के। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन पैसेज तो एक ही है, एक ही जगह से ये दोनों पाइप्स हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? विंड पाइप में ना जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज च्यू आवर फूड प्रॉपरली एंड वी शुड ईट स्लोली, ठीक है। बात करते समय, खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें हंसना नहीं चाहिए और हमें बहुत धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। तो जो फूड है वो फूड पाइप के ही रास्ते स्टमक तक जाता है और विंड पाइप में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फूड पाइप की जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या होता है फूड पाइप? फूड पाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं। फूड पाइप का अनदर नेम होता है ईसोफेगस। येस, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ओ बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज ईसोफेगस। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब जो हमने खाना च्यू कर लिया है और उसको निगल लिया है, वो फूड अब कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में, फूड पाइप में। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। ये जो फूड पाइप का एरिया कौन कौन सा एरिया कवर करता है? नेक से लेकर के चेस्ट तक, और फाइनली स्टमक में ये फूड पाइप ओपन हो जाती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो कभी आपने सोचा है कि फूड ऐसे नीचे नीचे कैसे जा रहा है? तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा मूवमेंट होता है। ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो पूरा पैसेज है,
फूड की ट्रैवलिंग के लिए जो बनाया है, वो उस ट्रैक्ट में मूवमेंट ही ऐसा होता है इनकी वॉल्स में कि खाना अपने आप नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में जो वॉल्स होती हैं वो पुश करती हैं फूड को डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ढकेलती हैं। कभी कभी जब हमारा स्टमक फूड एक्सेप्ट नहीं करता है ना, ओवर ईटिंग की भी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये फूड वापस से फूड पाइप के रास्ते बाहर आ जाता है, जिसको हम वॉमिटिंग की तरह से भी जानते हैं। वॉमिटिंग क्यों होती है? व्हेन द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो फर्स्ट 2 कंपार्टमेंट्स हैं, द बक्कल कैविटी, माउथ का जो एरिया है, और फूड पाइप का जो एरिया है, हमने कवर कर लिया है इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक और इंटेस्टाइन्स का पोर्शन कवर करेंगे। इस क्लास में आपको कहीं कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो डाउट सॉल्व करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।